So, dear students, good morning to you all. This is Aditya Ranjan presenting over here today's biology class about the chapter cell based on this online class right now. So, whatever we have studied about this cell yesterday is nothing but only an introduction about the chapter, about different kinds of cellular organelles. Now, one by one, we are going to analyze this chapter, this complete entire chapter, cell itself. So, dear students, आइए हम सब मिलकर इस सेल चैप्टर को पढ़ते हैं, इसके बारे में एनालाइज करते हैं और इसको सीखते हैं। ठीक है, चलिए। ये जो टॉपिक आपको नजर आ रहा है ये है सिनॉप्सिस अबाउट सेल एंड स्ट्रक्चर फंक्शन। ये सेल है क्या? इंग्लिश में सेल और हिंदी में कोशिका। इस कोशिका की इसकी क्या रचना होती है? स्ट्रक्चर माने रचना एंड फंक्शन मतलब कार्य। हम आगे जब टॉपिक वाइज इसको पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि सेल क्या है। सेल का एक परिचयात्मक वीडियो कल के लेक्चर में आपको मिल चुका है। आज हम इसके बारे में कंप्लीटली सूक्ष्म गहन अध्ययन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। सो ओवर हियर बाय दिस सिनॉप्सिस वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे अबाउट 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक्स। ये 5 टॉपिक्स हैं इस पूरे चैप्टर में। इन 5 का अध्ययन हम आज नहीं करेंगे, इनमें से एक एक करके हम पढ़ेंगे। आज के बाद फिर आगे की वीडियोस में भी पढ़ेंगे। बहुत सरल, सहज और सटीक तरीके से इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो चलिए, पहला पॉइंट है सेल इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। मैं अभी इसकी चर्चा करूंगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा। यह हमारा टॉपिक हो गया सेल यानी कोशिका, इसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या कैसे है। तो पहला पॉइंट है इसके बारे में ये जानना कि सेल होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन। तो आइए हम लिख देते हैं सेल की डेफिनेशन। हम सभी जानते हैं कि द बेसिक स्ट्रक्चरल and functional unit of life. The basic structural and functional unit of life is called cell. अब सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर हमने पिछले वीडियो में ढेर सारी चर्चाएं की। फिर भी आइए हम लोग एक बार इसके बारे में रिकॉल कर लें। चूंकि
बायोलॉजिकली यह सेल जो है वो स्ट्रक्चरल रूप में यानी कि आकृतितः और फंक्शनल रूप में यानी कि कार्यात्मक रूप से, संरचनात्मक रूप से और कार्यात्मक रूप से, दोनों रूपों में यह जीव जैविक जगत में वह पहला स्टेज है जहां कि इस तरह से हमें जीव जगत की शुरुआत का अध्ययन मिलता है, पता चलता है। इसलिए इस सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन का आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई माना गया है। वो कैसे, हम आगे इस वीडियो में और आगे की वीडियोस में इसकी चर्चा करेंगे। तो ये हो गया। अब इसके आगे दूसरी बात आती है कि इस सेल को हम बोलते हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल यूनिट? फंडामेंटल यूनिट का क्या तात्पर्य होता है? फंडामेंटल यूनिट का तात्पर्य होता है वही आधारभूत इकाई, जीव जगत की वही आधारभूत इकाई जिसके माध्यम से हमें सजीवों की शुरुआती लेवल का वस्तुतः संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई का पता चले, उसे कोशिका अर्थात सेल कहा जाता है। हिंदी में तो समझ गए। अब आइए इसी को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं। द सेल is that basic structure and functional unit of life which deals with the study about all the structural and functional analysis of the life and life regulatory activities at the basic level. At the basic level, biologically, which is not found, or you can say seen earlier. The state of cell. Hence, the cell is also called the fundamental unit of
ओके, देखिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल क्यों है, इसके बारे में जानेंगे कि द सेल इज दैट बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीव जगत की या जीवन की कोशिका वह आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है विच डील्स विथ, जो बताता है द स्टडी अबाउट, अध्ययन के बारे में, ऑल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एनालिसिस, मतलब एक ऐसा आधारभूत संरचनात्मक, एक ऐसी आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो पूरे बॉडी में, पूरे शरीर की तमाम संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई का आधार हो, आप कह सकते हैं उसकी जननी हो, ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे हम एक कमरा बनाते हैं और उस कमरे की का आधार, उस कमरे की नींव एक ईंट, एक ब्रिक होती है, ठीक उसी प्रकार ये वो नींव है, सेल ये वो ईंट है, वो ब्रिक है जो पूरे के पूरे इंटायर बॉडी और शरीर के तमाम संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयों को स्वरूप प्रदान करती है। तो वही है कि विच डील्स विद द स्टडी अबाउट ऑल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एनालिसिस ऑफ लाइफ, जीवन का, एंड लाइफ रेगुलेटरी एक्टिविटीज, और जीव जगत को चलाने वाली, रेगुलेट करने वाली एक्टिविटीज के बारे में एट द बेसिक लेवल, आधारभूत लेवल पर, बायोलॉजिकली जैविक रूप से, विच इज नॉट फाउंड, जो कि नहीं पाया गया या देखा गया अर्लियर, पहले द स्टेज ऑफ सेल, सेल्स के स्टेज से पहले नहीं देखा गया। Hence, the cell is also called the fundamental unit of life. तो ये तो इसका डिस्क्रिप्शन हो गया, इसके डेफिनेशन के बारे में। अब इस चीज को अब एक बार जरा हम लोग फ्लो चार्ट के रूप में आइए रिकॉल करें, जो हमने आपको प्रीवियस क्लास में भी दिया था। अब ये फ्लो चार्ट क्या कहता है? ये फ्लो चार्ट कहता है कि ये हो गया आवर this flow chart is about our body, that is you can say organ system, fine। अब इससे थोड़ा नीचे हो जाए तो आएगा ऑर्गन्स, उससे नीचे हो जाए तो आएगा टिश्यूज, उससे नीचे हो जाए तो आएगा सेल, और इससे नीचे हो जाए अगर तो आएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ। सो ये जो सेल है हमारा, दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आइए इसको समझते हैं। देखिए, बाय दिस फ्लो चार्ट, बाय दिस कंप्लीट फ्लो चार्ट, आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट व्हाई सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, का कंप्लीट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एनालिसिस मिल जाएगा। सी, आप देख सकते हैं कि जस्ट बिलो द सेल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ, यानी कि आणविक रूप, यानी कि एटम और मॉलिक्यूलर, यानी कि परमाणविक और आणविक रूप जो है, हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में जो पढ़ते हैं, जो कि बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिनके बारे में हमें अज्यूम करके माइक्रोस्कोपिकली पढ़ने की जरूरत होती है, उनका संसार यहां होता है, जो कि नग्न आंखों से नहीं दिख सकता, हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देता, माइक्रोस्कोपिकली भी दिखाई नहीं देता अच्छे तरीके से। तो इससे ऊपर इन सब का संरचनात्मक स्वरूप वो है सेल, यानी कोशिका, जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्यों? क्योंकि यही वो पोर्शन है, यही वो पार्ट है जो एक सेल से बहुत सारी सेल्स मिलती हैं। आप इस टिश्यू में पढ़ेंगे
आगे की कक्षा, आगे की अध्याय में, चैप्टर में, कि जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं, सिमिलर सेल्स, तो वो एक टिश्यू बनाते हैं। एक कोशिका, मान लीजिए दिस इज वन सेल, यानी एक कोशिका हो गई। तो सपोज कीजिए कि फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक सेल हो गया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि दिस इज अ सेल, तो अब यहां का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बहुत सारे सेल्स, सिमिलर सेल्स, ये हो जाएंगे टिश्यू। इसी के आधार पर बहुत सारे टिश्यू जब आपस में मिलेंगे तो ये बनाएंगे एक ऑर्गन, और इस आधार पर बहुत सारे जब ऑर्गन मिलेंगे तो ये बनाएंगे एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। तो इस तरीके से आधारभूत तरीके का वह एनालिसिस, वह पहली इकाई जो हमें आपस में जुड़ के सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, और फिर पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम के रूप में एक कंप्लीट जीवन का आधार मानक स्वरूप तैयार होता है, उसे बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। क्योंकि अब सोच लीजिए कि अगर सेल नहीं होगा तो क्या टिश्यू बनेगा? अगर एक ईंट नहीं होगी तो क्या ईंटों की दीवार खड़ी होगी? और अगर ईंटों की दीवारें खड़ी नहीं होंगी तो क्या चाहर दीवारी बनेगी? और अगर चाहर दीवारी नहीं बनेगी तो क्या कमरे का निर्माण होगा? तो उसी तरह से अगर सेल नहीं होगा तो सेल से टिश्यूज नहीं फॉर्म होंगे, टिश्यूज नहीं बनेंगे, कोई ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं बनेगा तो कोई सिस्टम तैयार नहीं होगा। ये रही यह हमारा हैंड है, मान लीजिए। तो ये तो हमारा हाथ हो गया। इस हाथ में शुरुआत इस उंगली के किसी एक सेल से होगी। अब उन सारे के सारे सेल्स आपस में बनेंगे तो एक उंगली बनेगी। बहुत सारे उंगलियां मिलेंगी, मतलब 5 उंगलियां मिलेंगी तो एक हाथ बनेगा। और अब जो ये हाथ तैयार हुआ है वो एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम है। एक इसका और एक इसका, जो कि एक बाजू तैयार हुआ है, पूरा तैयार हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाई सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि व्हाई सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आइए अब जरा सेल के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ लें, सेल जगत का इतिहास पढ़ लें। सेल ब्रीफ हिस्ट्री, because without knowing the mystery of history we could not be able to understand this chemistry of cell itself. So आइए हम पढ़ते हैं वो हिस्ट्री, अपने इस सेल का संक्षिप्त इतिहास के रूप में, कि आखिर वो कौन कौन से महानुभाव थे इस दुनिया में पैदा हुए जिन्होंने इस सूक्ष्माति सूक्ष्म कोशिका स्वरूप जीवन की आधारभूत संरचनात्मक इकाई को ढूंढ निकाला, और आज जिसको हम लोग पढ़ के बहुत अच्छे तरीके से गौरवान्वित हो रहे हैं और अपने बारे में जानने का मौका प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहला नाम आता है ऑनरेबल साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक का। तो इसमें बच्चों एक चीज ध्यान रखना है, सबसे पहले डेट लिखी जाती है। कोई कभी भी आप अगर हिस्ट्री किसी के बारे में लिखते हैं तो सबसे पहले आप डेट लिखते हैं, उस डेट को अंडरलाइन करते हैं, ये तरीका होता है। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो साइंटिस्ट होते हैं उसका नाम इन कैपिटल लेटर्स लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रॉबर्ट HOOKE, रॉबर्ट हुक साहब, ये हमारे साइंटिस्ट हो गए। ठीक है, इन्होंने, अब साइंटिस्ट का नाम भी जो है अंडरलाइन कर दीजिए। आप इसको सिंगल अंडरलाइन भी कर सकते हैं या डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इन्होंने क्या बताया? तो इन्होंने बताया कि डिस्कवर्ड फर्स्ट और इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट about
the cell as in the form of a little room. ये लिटिल रूम क्या है? ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। हाँ, तो एक लिटिल रूम के बारे में बताया उन्होंने, जो कि कहां से? तो इन अ कॉर्क, हमने आपको कल भी बताया था, इन अ कॉर्क स्लाइस with the help of early primitive microscope। तो पहला चर्चा, पहली बात हमने की यहाँ पे रॉबर्ट हुक सर के बारे में। ये कौन थे? तो रॉबर्ट हुक वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सन 1665 में सबसे पहले सारी दुनिया को सेल यानी कोशिका के बारे में जानकारी दी, और उन्होंने इस रूप में बताया कि सेल कुछ नहीं है, वो एक लिटिल रूम है, एक छोटे से कमरे के रूप में दिखता है। समझ गए? सेल का लैटिन मीनिंग होता है रूम। आप देखते होइएगा, अगर आप कहीं अच्छी जगहों पे जाएंगे या किसी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो वहां लिखा होता है रिसेप्शन या रिसेप्शन सेल, यानी कि स्वागत कक्ष, या आप कह सकते हैं कि आगंतुक जो भी आते हैं वो उनके लिए वाला। फिर अगर आप कहीं पे पढ़ाई लिखाई के बाद जॉब वगैरह लेने जाते हैं तो आप वहां देखेंगे लिखा होता है प्लेसमेंट सेल, यानी वह कमरा, वह कक्ष जहां पर प्लेसमेंट की प्रोसीजर्स होती है, ठीक है। तो ये चीजें हुई कि लैटिन वर्ड हैविंग मीनिंग द लिटिल रूम, छोटा कमरे की आकृति वाला, ये कहा गया सेल को। और उन्होंने कहां से पाया? तो उन्होंने पौधे पर ये एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने कल भी आपको बताया था। और कैसा दिखा? इन कॉर्क स्लाइस, एक छोटे से कॉर्क के टुकड़े पर, जो कि किसके थ्रू? तो अर्ली प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू। उनके जमाने में जो सबसे पुरातन काल का जो माइक्रोस्कोप था, या आप कह सकते हैं जो सूक्ष्मदर्शी थी, उसकी सहायता से उन्होंने इसके बारे में बताया। तो ये तो हुआ। और ये प्लांट सेल जो था, वो एक चीज और मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं। नोट में आप लिख सकते हैं कि मिस्टर रॉबर्ट हुक discovered cell on dead plants leafy cork। क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये एक्सपेरिमेंट डेड प्लांट सेल पे हुआ था। डेड प्लांट यानी कि जो कॉर्क होता है, मतलब पौधे के जो सूखे हुए लीव्स होते हैं, जो पत्तियां होती हैं, उनको मिला के कॉर्क बनाया जाता है। वो कॉर्क का मतलब वो बैडमिंटन कॉर्क जिससे हम लोग खेलते हैं, तो बैडमिंटन खेलते हैं, तो वो लीफी कॉर्क जो कि डेड प्लांट था उसके ऊपर। तो इससे ये पता चलता है कि डेड प्लांट पे तो सेल का इन्वेंशन हो गया। बट सेकेंड थिंग इज दैट व्हाट अबाउट लिविंग सेल? क्या कोई ऐसा था जिन्होंने, क्या कोई ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल के इंट्रोडक्शन के बाद सजीव सेलों का अध्ययन किया और सजीव सेल्स के बारे में उन्होंने माइक्रोस्कोपिक अध्ययन के बाद जानकारी दी? तो हाँ, वो साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने सेलुलर स्ट्रक्चर को बताया लिविंग सेल। ये कौन थे? तो ये थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। और इन्होंने कब बताया? तो इन्होंने 1674 में बताया। 1665 में आया कौन? 1665 में आया
सबसे पहले रॉबर्ट हुक। अब 1674 में कौन आया, तो इसको 1674 में आया एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, ANTON, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1674 में लिविंग सेल के ऊपर अपना इन्वेंशन किया और इन्होंने बताया क्या, तो डिस्कवर्ड फर्स्ट, जस्ट अ मिनट, ओके, कोई बात नहीं, मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं। तो डिस्कवर्ड फर्स्ट about the cell, about the cellular structure microscopically on free living cells in pond water, with his improved microscope, so इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने सबसे पहले सेल की यानी लिविंग सेल की यानी सजीव कोशिकाओं के बारे में माइक्रोस्कोपिकली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बताया। और कहां बताया, तो उन सेल के बारे में बताया जो कि पॉन्ड वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि जलाशयों में पाए जाने वाले सेल्स के ऊपर इन्होंने बताया। जो भी कीट पतंगे होती हैं, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आप जानते हैं एल्गी वगैरह के बारे में, तो वो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, उस पे या जो भी रहे होंगे उनमें इन्होंने बताया पॉन्ड वाटर में विथ हिज इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। यहाँ पे क्या हुआ कि 1665 से 1674 आते आते माइक्रोस्कोपिक जो अर्ली प्रिमिटिव था उसके ऊपर भी काम हुआ और वो माइक्रोस्कोप भी इम्प्रूव्ड हुआ और उसका परिणाम हुआ कि डेड सेल से जो लिविंग सेल्स थे उनकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस की गई और उस पर अनुसंधान हुए, डिस्कवरी हुई। तो ये तो होगा एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक के बारे में। अब इसी तरह से अब थे साइंटिस्ट नंबर 3, 1665, 1674। देखो बच्चों, ये जो चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूं ये बहुत माइन्यूट और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डिस्कवरी आपको जानना जरूरी है। नाउ थर्ड नंबर इज दैट सन 1831 यानी 1831, इसमें एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट ब्राउन। तो ब्राउन साहब ने क्या किया, ब्राउन साहब ने डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस inside the cell
सेल की स्ट्रक्चर एनालिसिस हो रही थी, सेल के बारे में जानकारी मिल रही थी। तो सबसे पहले डेड सेल की इन्वेंशन हुई, उसके बाद लिविंग सेल की इन्वेंशन हुई। अब सेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा न्यूक्लियस, उसके बारे में जो है उसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस कैसे होता है, कैसा दिखता है, उसका इन्वेंशन किया आदरणीय रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। ओके, तो आप आगे चल के पढ़ेंगे दो चीजों के बारे में। ये पहली चीज होगी यूनिटी ऑफ लाइफ, यानी कि आपका सेल, और इसी से निकलेगा दूसरा कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जो कि होता है हमारा न्यूक्लियस। क्योंकि ओके, लाइफ को गवर्न करता है, लाइफ का आधार होता है सेल, लेकिन ये दिनानुदिन जनरेशन बाय जनरेशन आगे कैसे जाता है, उसका लाइफ को कंटिन्यू करता है न्यूक्लियस। तो सेल और सेल का न्यूक्लियस, इन दोनों के बारे में जानकारी मिलनी जरूरी थी, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इनका इन्वेंशन जरूरी था, तो इसने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। चलिए, अब इसके बाद आता है नाम अगले वैज्ञानिक का, जिनका नाम है परकिंजे। नाम आपने सुना होगा, और ये है आज की स्टडी में 4th नंबर साइंटिस्ट मिस्टर परकिंजे, जिन्होंने सन 1839 यानी 1839 में, इनका नाम लिख देते हैं आराम से, परकिंजे। ये परकिंजे साहब जो थे, इन्होंने क्या किया, तो सन 1839 में क्वाइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द fluids substances of the cell। ओके, तो वन बाय वन हम देख रहे हैं। पहले डेड सेल का इन्वेंशन हुआ, फिर लिविंग सेल का इन्वेंशन हुआ, फिर उसके बाद सेल के अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर्स की जानकारी कंटेन होनी शुरू हुई, तो न्यूक्लियस का आविष्कार हुआ। अब सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म टर्म, यानी जो भी सेल के अंदर पाई जाने वाली द्रवीय यानी लिक्विड रूप की जो पदार्थ होता है, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल लिक्विड होता है, जिससे कि सेल की सरफेस मेंटेन होती है और सेल का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सेल कॉन्स्टिट्यूट होता है अच्छे तरीके से, उसका बेस एलिमेंट है वो। तो ये प्रोटोप्लाज्म टर्म सबसे पहले दिया गया परकिंजे के द्वारा, ठीक है, और उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। ये हुआ 1839। अब 1839 के बाद हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बताएंगे कि 1839 से हमें याद आया 1838 एंड 1839। सन 1838 एंड 1839 ये वो समय था जिसमें दो साइंटिस्ट हुए। एक साइंटिस्ट जो 1838 में हुए, जिनका नाम है, इस साइंटिस्ट का नाम है मिस्टर स्लेडिंग, या इनको कंप्लीटली बोलते हैं मैथिस, MATHIS, मैथिस स्लेडिंग। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आदर के साथ लेना पड़ेगा क्योंकि साइंटिस्ट हैं।
और बच्चों, हम तो जानते हैं कि ये वही लोग होते हैं जो अपने बहुत बड़े अनुभव से हमें ये सारे ज्ञान देते हैं, देने के काबिल बनाते हैं ये सारे ज्ञान। तो मैथिस स्लेडिन ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सन 1838 में सेल के बारे में एक चीज दी जिसको बोलते हैं सेल थ्योरी। लेकिन ये बोटेनिस्ट थे, ये वनस्पति यानी कि पौधा विज्ञान के बारे में, पौधे की कोशिका के बारे में इन्होंने बताया था। अब इनका बस चलता तो ये 1838 में ही सेल थ्योरी दे देते, यानी कोशिकाओं से संबंधित पूरा का पूरा तथ्य दे देते कि कोशिकाएं क्या होती हैं, सेल्स के क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे बनी हैं, कैसे परफॉर्मेंस होती है, इन सारी चीजों के बारे में। लेकिन यहां क्या है, हम लोगों में इंसान बड़ा चतुर प्राणी होता है। आप एक चीज, एक जानकारी दोगे, वो उसको इग्नोर करेगा, बोलेगा इसमें दूसरी चीज तो है ही नहीं। अर्थात अगर सेल थ्योरी के रूप में स्लेडिन ये बताते कि ये रहा सेल थ्योरी अबाउट प्लांट, तो लोग पट से बोलते अच्छा महोदय, जंतु विज्ञान के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं, यानी कि एनिमल साइंस के बारे में तो कुछ बताया नहीं, एनिमल सेल के बारे में तो कुछ है नहीं। तो इन्होंने, इनके दिमाग में आया, ये स्लेडिन साहब ही वो थे जिनके दिमाग में सेल थ्योरी देने का विचार आया, या यूं कहें कि जिनके द्वारा सेल थ्योरी दी गई, कंसेप्ट क्लियर किया गया। अब इन्होंने 1838 में अपना नोट्स, अपना थ्योरी तैयार किया और उसके बाद इन्होंने एक और ऐसे वैज्ञानिक की खोज की जो ये बॉटनी से थे, यानी प्राणी विज्ञान, पादप यानी पौधा विज्ञान से थे। अब इन्होंने एक ऐसे वैज्ञानिक की खोज की जो जंतु विज्ञान का हो, यानी एनिमल साइंस का हो, जो अपना कंसेप्ट तैयार करे सेल के बारे में। तो वो महोदय हैं दूसरे, यहां हम उनका नाम लिखते हैं एन थियोडोर, उनका नाम है THEODOR, थियोडोर या थियोडर स्वान, SCHWANN। बड़ी मशक्कत के बाद इनको एक वैज्ञानिक मिले, मिस्टर थियोडर स्वान, जो इनके कंसेप्ट से प्रभावित हुए और उन्होंने सन 1838 में सेल थ्योरी के ऊपर काम करना शुरू किया और 1839 में जाकर के एक साल लिया स्वान साहब ने, और तब जाकर के 1839 ये प्रॉपर क्लियर हुआ सेल थ्योरी। तो नॉर्मली अगर कहा जाए कि सेल थ्योरी वॉज गिवन ओके इन द ईयर, तो वो ईयर होगा सिर्फ 1839। क्यों? क्योंकि पब्लिश हुई थी 1839 में। लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ था? तो 1838 में। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए ड्यूरेशन ऑफ सेल थ्योरी इज 1838 टू 1839, क्योंकि हलचल हो चुकी थी 1838 से, लेकिन कंप्लीट पब्लिकेशन 1839 में हुआ, आफ्टर द कंप्लीट एनालिसिस ऑन प्लांट्स एंड एनिमल बोथ। तो ये आइडिया मैथिस स्लेडिन का था, ठीक, जिन्होंने 1838 में अपना प्लांट साइंस को कवर किया। उसके बाद इनका साथ दिया थियोडर स्वान ने, ठीक, जिन्होंने एक साल तक काम किया और 1839 में फाइनल पब्लिकेशन आया अबाउट सेल थ्योरी। और वो सेल थ्योरी was given by, ये इतना नाम न लेके सिंपली स्लेडिन एंड स्वान। ओके, स्लेडिन एंड स्वान was the scientist who gave the cell theory in 1839 या in the duration of 1838 or 1839. Is it clear? इसको बच्चों ध्यान रखना जरूरी है। अब इस ब्रीफ हिस्ट्री का आखिरी पोर्शन, और वो पोर्शन है अबाउट 100 साल, करीब 100 साल बाद 1839 के बाद सीधा सन 1940 यानी 1940। व्हाट हैपेंड इन 1940? तो एक वैज्ञानिक आए, सॉरी उससे पहले एक और साइंटिस्ट हुए इन 1855, 1839 के बाद
एक और साइंटिस्ट हुए 1839 के बाद एक और साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया 1855 में, जो कि जिनका नाम है वर्को, VIRCHOW, वर्को। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सन 1855 में अपना कंट्रीब्यूशन दिया इसके प्रति रिगार्डिंग expanded form of सेल थ्योरी। अब ये सेल थ्योरी क्या है ये हम आपको डिस्कस करेंगे। अभी पहले तो चर्चा 1838 टू 1839 में कि सेल थ्योरी आया, उसके बाद 1855 में सेल थ्योरी के बारे में भी कंप्लीट एक्सपेंडेशन हुई, विस्तार से चर्चा हुई, जो दिया इन्होंने वर्को साहब ने 1855। अब ऑलमोस्ट 100 साल के बाद सबसे लास्ट में इन 1940, ऐसे तो इन्वेंशंस होते ही रहते हैं, लेकिन यहां की ब्रीफ हिस्ट्री का ये लास्ट हिस्सा है, इसके लिए सबसे लास्ट में सन 1940 में क्या हुआ, डिस्कवरी हुई किसकी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, जिसके द्वारा जिसने डील किया अबाउट द प्रॉपर कंसेप्ट that all cells arise from its pre-existing सेल। इसने यह बताया सन 1940 की जो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, इसने यह बताया कि जो भी सेल है हमारे, वो अपने पहले वाले सेल से ही निर्माण होता है। एक सेल जो बना उसके बाद दूसरे सेल का निर्माण उसके पहले वाले सेल के आधार पर होगा। इस हिसाब से सारी की सारी कोशिकाएं, ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ या अराइज फ्रॉम, उदित होती हैं, बनती हैं कहां से, इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से, इसके पहले वाले सेल से। सो अभी तक हमने 2 पोर्शन का अध्ययन किया। पहला सेल क्या है, सेल की फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को क्यों फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, और सेल से संबंधित संक्षिप्त इतिहास का अध्ययन किया कि सबसे पहले किस सेल का आविष्कार हुआ, दूसरा ये सेल का आविष्कार किस प्लांट पर हुआ या किस एनिमल पर हुआ, सबसे पहले पौधे पर हुआ जिन्होंने रॉबर्ट हुक ने किया। सेकेंड वन जस्ट एक समरी लेते हैं कि लाइफ लिविंग सेल्स पर किसने बनाया, तो एवी ल्यूवेनहोक ने बनाया 1674 में। तीसरा, अब जब सेल की डिस्कवरी हो गई तो न्यूक्लियस सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। अब जब सेल और न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई तो बेस एलिमेंट ऑफ सेल दैट इज प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म का निर्माण, प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया परकिंजे ने 1839 में। अब जब सेलुलर एलिमेंट्स की चर्चा हो गई, बेसिक कंपोनेंट की चर्चा करने से पहले बेसिक एलिमेंट्स की चर्चा हो गई, तो सेल थ्योरी आया, जिस सेल थ्योरी को स्लेडिन एंड स्वान साहब ने 1838 और 1839 के ड्यूरेशन में फाइनली कंपोज करके 1839 में पब्लिश किया। उसके बाद परकिंजे साहब, जिन्होंने 1855 में उस सेल थ्योरी को इलेबोरेट किया, और फाइनली 1940 में ये आधुनिक
या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ये बताया गया कि क्यों सेल जो है वो अपने सेल कहां से आते हैं। तो सारी की सारी कोशिकाएं अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी पहले उदित कोशिकाओं से आती हैं। तो ये सेल यानी कोशिकाएं, उनका पराभव, उनका इन्वेंशन, उनका उदय, सेल और सेल से रिलेटेड ब्रीफ हिस्ट्री यानी कोशिका और कोशिकाओं के संक्षिप्त इतिहास की जानकारी हमने आज इस वीडियो में या आज इस ऑनलाइन क्लास में ली। अब ये सेल के सेलुलर स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं, उनकी विधिवत जानकारी हम अगली क्लास में लेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे, ये जो सेल के बारे में एक एक चीजें दी गई हैं इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, सेलुलर स्ट्रक्चर की जानकारी पढ़ेंगे अपने बुक से, मोस्ट प्रोबेबली एनसीईआरटी बुक प्रेफर करेंगे, उसको पढ़ेंगे और हम लोग अगली क्लास में जब आएंगे तो इसके बारे में एनालाइज करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।